Hello students, how are you doing? Today we are going to begin with the chapter number 8 of non-banking financial companies, and आज जो हम discuss करेंगे we are going to talk about the non-banking financial companies, right? See, नाम ही है इसका non-banking financial companies. पहले जैसे हम इसको रीड करते तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो बैंकिंग कंपनीज कौन सी होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है. तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFCs एक इस तरह की कंपनीज होती हैं जो कि लोन्स और एडवांस प्रोवाइड करने के बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं एंड मोर ओवर ये रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अब 2013 हो चुका है. बट यहाँ पर आपने बताना ये रजिस्टर्स कौन से एक्ट के अंदर है. कंपनीज एक्ट 1956. मेजर जो रोल पे है ना बच्चे इसका वो क्या है, ये ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर किसकी बात की जाती है, लोन्स एंड एडवांसेस, या फिर एक्वायर करने की बात करते हैं शेयर स्टॉक बॉन्ड्स डिबेंचर और सिक्योरिटीज़, जो कि कौन इशू करता है, या तो वो गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कौन इशू करता है, लोकल अथॉरिटी या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. ठीक है, लीजिंग के नेचर में, हायर परचेज के नेचर में, या कोई चिट बिजनेस है. बट इसमें मेन जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो जो है वो इसी के अराउंड फोकस रहता है. बैंकिंग से टोटली डिफरेंट है ये. ठीक है, बैंकिंग से कैसे डिफरेंट है वो हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. मोर ओवर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला है, हमें ये तो पता लग गया कि NBFC किस में जो मेन जो एंगेजमेंट है. पहली बात तो ये कंपनी किसके अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 1956 में, और मेन जो एंगेजमेंट है वो लोन है एडवांसेस के बिजनेस में, चाहे वो लीजिंग के थ्रू, चाहे वो सिक्योरिटीज़ की डीलिंग बताएं, या किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी डिबेंचर स्टॉक जो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. अब इसमें नोटिसेबल पॉइंट क्या है, जो NBFCs हैं ये कवर होती हैं चैप्टर नंबर 3B ऑफ RBI एक्ट 1934 प्लस सेक्शन 45IE ऑफ RBI एक्ट 1934 में इसकी कवरेज है. उसके जो बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इस एक्ट के इन सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है. दोबारा रिपीट करते हैं, आई होप यू आर क्लियर. चैप्टर 3B ऑफ RBI एक्ट 1934, एट द सेम टाइम सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट 1934. और एक और पॉइंट बताना चाहूँगी यहाँ पर, अगर किसी को NBFC में जो नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट, नेट ओन्ड फंड्स. नेट ओन्ड फंड्स कितने होने चाहिए, द मिनिमम इज 2 crores. हाउ मच, 2 crores, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ये बेसिक हमने बात करी है NBFCs के बारे में. चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं. देखिए ना, राइट, NBFCs जो हैं वो लोन और एडवांसेस के बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, बट इसमें वो इंस्टीट्यूशंस नहीं इन्वॉल्व होते. कौन से इंस्टीट्यूशंस नहीं इन्वॉल्व होते, जो कि किसी तरह की किससे रिलेटेड है, बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, या किसी भी तरह के गुड्स की परचेज और सेल से, या अगर हम बात करें किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की बात करें, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उससे इनका कोई रोल प्ले नहीं होता. तो NBFCs या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक बेसिकली एक कंपनी होती है जिसका मेन बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, डिपॉजिट्स को रिसीव करना किसी भी स्कीम के अंदर, या अरेंज करना लंप सम इंस्टॉलमेंट जो भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, या किसी और मैनर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बहुत दूर होती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, या किसी गुड्स के परचेज और सेल से. ठीक है, और इसको बेटर समझने का ना सबसे अच्छा मेथड है हम इसको डिफ्रेंशिएट करें. डिफरेंस कैसे करें बिटवीन द बैंक्स एंड द NBFCs. तो NBFCs जो हैं वो लेंड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर लगता है बैंकिंग से. बट देयर इज़ डिफरेंस. डिफरेंस क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसमें. NBFCs जो हैं सबसे पहले तो डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, राइट. दूसरा, जो NBFCs हैं दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, PSS, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम हमारा एक्ट है ना,
राइट, PSS एक्ट, तो ये उसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है पेमेंट, मतलब ये कभी भी इशू नहीं कर सकते चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, देखिए हमने पढ़ा था ना डिपॉजिट इंश्योरेंस, इफ़ यू रिमेंबर we have studied about deposit insurance and credit guarantee corporation, DICGC, remember, ये जो NBFCs हैं these are not available to depositors, मतलब ये इस कैटेगरी में फॉल इन नहीं होती, मतलब डिपॉजिटरी की जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटी हैं, राइट, वो is not available to the depositor of NBFC. डिपॉजिटरी DICGC में क्या होता है कि अगर आप किसी बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपके डिपॉजिट्स की क्या करता है, इंश्योरेंस करता है, और जो क्रेडिट देते हैं उस पर गारंटी देता है। बट NBFCs को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बट येस बैंक्स के पास ये फैसिलिटी है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं टाइप्स करवाने से पहले 2-3 और आपको डिफरेंसेस बताना चाहूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस वी नीड टू मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। यस, देखिए मैंने आपके लिए बना के रखा है, NBFC की बात करें और बैंक्स की बात करें, ठीक है। NBFC जो कवर होता है वो कंपनीज एक्ट, अभी बात करें 1956, जो कि किस में हो गया, 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होता है। बैंक्स जो कवर होते हैं वो होते हैं BR, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। सबसे पहला डिफरेंस, इज दिस क्लियर? इधर कंपनीज एक्ट है, उधर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के केस में ना आप 100% फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, अलाउड है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं है, आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूप से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट बैंक्स के केस में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, आपने पब्लिक बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आप करेंगे तो 20% किसके थ्रू, गवर्नमेंट रूट के थ्रू, और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 74% का जैसे डिवीजन है उसमें क्या होगा, 49% तो आपका ऑटोमेटिक रूट से जाएगा और 49% से बियॉन्ड दैट विल बी डन थ्रू दी गवर्नमेंट रूट। तो मतलब आप ये देखो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरीके से क्या है, कैटेगराइजेशन है, ठीक है ना। मोर ओवर बैंक्स की बात करें तो रिजर्व रेशोज होती हैं, रिजर्व रेट हैं, रिजर्व रेशो हैं, CRR है, SLR है, हमने डिस्कस करी थी ना, हमारे पास बैंक रेट्स होते हैं। बट NBFC के केस में कोई रिजर्व रेशोज नहीं है, कोई रेशोज नहीं है। इससे पता लगता है कि देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन द NBFCs एंड बैंक्स, ठीक है। सबसे पहले तो एक्ट का डिफरेंस है, इज दिस क्लियर? डायरेक्टली अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे रुकावट है, अलग अलग फेजेस के अलग अलग पास रेशोज वहाँ पे मेंटेन होती हैं, यहाँ पे रेशोज मेंटेन नहीं होती। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, डिफरेंस क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ NBFC। टाइप्स ऑफ NBFC में सबसे पहले आता है हमारे पास एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी AFC एक ऐसी कंपनी होती है, एसेट वर्ड आ गया, प्लीज़ बच्चे फोकस करो, नाम से समझने की कोशिश करो। नाम क्या है? एसेट फाइनेंस कंपनी। अभी फाइनेंस तो करेगी, पर किसकी फाइनेंसिंग करेंगे? फिजिकल एसेट्स। किसकी? फिजिकल एसेट्स, जो कि सपोर्ट करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि फिजिकल एसेट में ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, ट्रैक्टर, जनरेटर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, बड़े बड़े जो एसेट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो सपोर्टिंग है इनकम, यहाँ से देखिए, प्रिंसिपल बिजनेस फॉर दिस पर्पस इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फाइनेंसिंग रियल और फिजिकल एसेट्स। मतलब ये किस में मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फाइनेंसिंग किसकी करेंगे बच्चे? रियल और फिजिकल एसेट, जो कि सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और जो इनकम अराइज होगी ना, दैट शुड नॉट बी, इज नॉट लेस देन 60% ऑफ टोटल एसेट। जो ये एक्टिविटी से इनकम जनरेट हो रही है वो क्या है? इज नॉट लेस देन 60% ऑफ द टोटल एसेट्स, ठीक है, एंड टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली। इज दिस क्लियर? AFC स्टैंड्स फॉर एसेट फाइनेंस। किसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है? एसेट्स, ठीक है, फिजिकल एसेट्स, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट और लेकर आते हैं, ठीक है।
सेकेंड हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखो वो एसेट फाइनेंसिंग था, ये कौन सी है? इन्वेस्टमेंट कंपनी, आईसी के नाम से। आईसी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल इनका बिजनेस है वो है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया ना, तो किसकी एक्विजिशन की बात करेंगे? सिक्योरिटीज़ की। एसेट फाइनेंसिंग में एसेट की फाइनेंसिंग, यहाँ पे किसकी मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? बोलो शाबाश। दिस इज रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, राइट। थर्ड आ जाता है लोन कंपनी। अगेन नाउ आई थिंक यू विल बी क्लियर। लोन कंपनी, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल बिजनेस क्या होगा? फाइनेंस प्रोवाइड करना। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना? फाइनेंस, मतलब लोन्स, एडवांसेस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एसेट फाइनेंसिंग की कोई बात नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एलसी, लोन कंपनी, राइट। इट्स क्वाइट इजी, नाम से समझ आता था ना। फिर आ जाती है, देखिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आईएफसी। देखना बेटा, इस पे फोकस करो। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है वर्ड? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया मेन जो इनका फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए इसको रीड करते हैं। आईएफसी इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड जो कि डिप्लॉय करती है कितना परसेंट? 75%। अपनी टोटल एसेट का कितना परसेंट डिप्लॉय करेगी? 75%। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में। मेजॉरिटी ऑफ जो फंड्स होंगे वो कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे? वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, ये पहली कंडीशन होगी 75%। दूसरी कंडीशन, आईएफसी की दूसरी कंडीशन है इट शुड हैव अ नेट ओन्ड फंड ऑफ ₹300 करोड़। सेकेंड कंडीशन, 300 करोड़ मिनिमम इनका नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, राइट। थर्ड, इसकी जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग हमें पता है, क्रेडिट रेटिंग होती है, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग शुड बी ऑफ ए और इक्वलेंट, या तो ए हो या उसके क्या हो? इक्वलेंट हो। फोर्थ कंडीशन, एंड CRAR दैट इज कैपिटल रिक्वायर्ड, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है हमारे पास, इज ऑफ 15%। इज दिस क्लियर? श्योर, राइट। तो दीज आर कंडीशंस। ये किस केस में? आईएफसी के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे जो वर्ड बच्चे कोर लिया ना, जब हम कोर वर्ड लेते हैं ना, ये जो कोर इन्वेस्टमेंट मतलब हम किस में डील करने की बात कर रहे हैं? सिक्योरिटीज़ में। किस में बात कर रहे हैं? सिक्योरिटीज़ में। तो ये जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, दीज आर अबाउट टू डील विद सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि बिजनेस कैरी करती है किस चीज़ का? देखिए आ गया ना, और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है सिक्योरिटी। कोर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो किस में डील करती है? सिक्योरिटीज़ और शेयर्स में। याद रखिए, कई बार पूछ ही लेते हैं कि कोर इन्वेस्टमेंट से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोर इन्वेस्टमेंट। इन दीज कंपनीज केसेस कोर इन्वेस्टमेंट मीन्स प्योरली फॉर्म में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस में? शेयर्स और सिक्योरिटीज में। गुड। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, वो आईएफसी था। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, थोड़ा डिफरेंस इसमें है, तभी दो पार्ट्स में है। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये भी, और ये जो है रजिस्टर्ड होती है एनबीएफसी के केस में, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किस में? इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसका भी फोकस वही है, किस में ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्लो ऑफ फंड्स प्रोवाइड कर जाता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ये जो इनको पैसों की ज़रूरत होती है तो दे कैन रेज रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर डिनोमिनेशन में कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड्स का मिनिमम टाइम पीरियड हो 5 years ऑफ मेच्योरिटी, मिनिमम। तभी तो डेट है लॉन्ग टर्म डेट, मिनिमम 5 years ऑफ मेच्योरिटी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईएफसी, जो हमने बात करी ना, आईएफसी स्पॉन्सर कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स को, ठीक है। इसकी स्पॉन्सरशिप सिर्फ कौन कर सकते हैं? आईएफसी। इज दिस क्लियर? 5 साल तक के लिए या मिनिमम 5 साल तक के लिए अगर आपको फंड्स चाहिए और वो लॉन्ग टर्म डेट आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो देन यू विल गो फॉर आईडीएफ। ये भी एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। फिर आ जाता है हमारे पास ओके एनबीएफसी।
ये जो है MFI NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो वर्ड आ जाता है तो इसमें आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से हम लीस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC हैं जिनमें हैविंग नॉट लेस देन 85% ऑफ एसेट्स, मतलब कम से कम इनको कितना लगाना पड़ता है 85% ऑफ इट्स एसेट्स किस में लगाना पड़ता है, इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वी नीड टू रीड दिस क्राइटेरिया। तो ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे आपने याद क्या करना है, कितना परसेंट इनकी एसेट 85% इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली क्वालिफाइंग एसेट्स में होती है, जिसमें क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे पहले लोन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डिस्पर्स करेगा रूरल हाउस होल्ड को, रूरल हाउस होल्ड, तो वहाँ पर जो एनुअल इनकम है इट शुड नॉट एक्सीड ₹1 लाख, मतलब इनकम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस केस में, अगर रूरल हाउस होल्ड है, और अगर अर्बन या सेमी अर्बन की बात करते हैं तो वहाँ पर इनकम शुड नॉट एक्सीड ₹1,60,000। रूरल हाउस होल्ड के केस में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अर्बन और सेमी अर्बन के केस में 1,60,000 जो इसकी लिमिट है। ठीक है, आगे लोन जो है, लोन जो फर्स्ट साइकिल में मिलेगा उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इट शुड नॉट एक्सीड ₹50,000 इन द फर्स्ट साइकिल, और उसके बाद इट शुड नॉट एक्सीड ₹1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल्स। तो पहले साइकिल में तो 50,000 से ऊपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, टोटल इंडेप्टनेस, जो टोटल बोरोवर जो जितना भी अमाउंट लिया, दैट्स, ये कंडीशन मैंने अभी बताई ना, टोटल 1 लाख से ऊपर नहीं, 1 लाख तक ही इस क्राइटेरिया के हिसाब से। माइक्रो है ना बच्चे, अब आप कहोगे 1 लाख में होगा, ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कम अमाउंट के फंड्स दे रहे हैं। रूरल एरियाज के लिए 1 लाख लिमिट है, अर्बन और सेमी अर्बन के लिए 1,60,000, मिनिमम फर्स्ट साइकिल में 50,000 मिलेगा, और उसके बाद मैक्सिमम इंडेप्टनेस 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। टेन्योर जो है देखो, टाइम पीरियड भी छोटा है, टेन्योर शैल नॉट बी लेस देन 24 मंथ्स, शैल नॉट बी लेस देन 24 मंथ्स, उससे कम नहीं होना चाहिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। और फॉर द लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹15,000 विद प्री पेमेंट विदाउट पेनल्टी। ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। जो टेन्योर है लोन का, टाइम पीरियड है वो 24 महीनों से, नॉट टू बी लेस देन 24, मतलब कम से कम 24 महीने का होना चाहिए टाइम पीरियड फॉर लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹15,000, 15,000 से ज़्यादा के लोन के लिए टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 24 मंथ तो कवर होना चाहिए विदाउट पेनल्टी। ठीक है, लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के आपको लोन प्रोवाइड करना है। जो एग्रीगेट अमाउंट है लोन्स की गिवन फॉर इनकम जनरेशन, जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 50% के टोटल लोन के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो ना आपको एज इट इज़ ना थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, और थोड़ा ध्यान में दे दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि हाँ जी माइक्रो फाइनेंस में कितने परसेंट क्वालिफाइंग होनी चाहिए एसेट, तो 85%। फिर बता सकते हैं कितनी कंडीशन है, रूरल हाउस होल्ड के 1 लाख, अर्बन के लिए 1,60,000, मैक्सिमम 1 लाख तक दे सकते हैं। 15,000 से ज़्यादा का होगा तो 24 महीने तक का टाइम पीरियड होना कम से कम ज़रूरी है। मोर ओवर लोन कोलेट्रल के बिना दिया जाता है, एंड जो एग्रीगेट अमाउंट है ना लोन्स की एग्रीगेट जो कि आपने इनकम जनरेशन के लिए दिया, वो उस टोटल लोन के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। जितना भी लोन है उसके 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन है। अब लोन की रीपेमेंट आप देख लीजिए, जैसे भी चॉइस है बोरोवर की, वीकली करना, फोर्टनाइटली करना, मंथली करना, जैसे उसको कन्वीनियंस लगता है इंस्टॉलमेंट वो पे कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं एनबीएफसी में, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर यू अंडरस्टैंड। देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टरिंग सर्विसेज होती है, इसको थोड़ा समझना, आपको बताती हूँ। फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास, देखिए अब सपोज ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा कस्टमर है, इसको मैंने गुड सेल करे और इसने मुझे पैसे अभी नहीं दिए और कुछ टाइम पीरियड पर मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो आई एम क्वाइट बिजी, तो मैंने क्या अपॉइंट कर लिया, एक फैक्टर।
अब मान लीजिए कि इसने मुझे जितने भी पैसे देने हैं, सपोज 1 लाख रुपीज़ देने हैं, तो इसने कहा कि मैं तो जी आपको 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है, 2 मंथ्स बाद दूंगा। तो मैंने फैक्टर अपॉइंट करा, ठीक है। अब ये फैक्टर का क्या होगा, ये कमीशन बेस पे काम करता है। किस बेस पे काम करता है? कमीशन बेसिस पे। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि जितनी भी अमाउंट है उसका 70% ये मुझे ऑन द स्पॉट दे देगा, मतलब 70,000 इसने मुझे तभी के तभी दे दिया, फैक्टर ने बढ़। बाकी के 30,000 अब ये खुद रिकवर करेगा, मैं नहीं जाऊँगी कस्टमर के पास, फैक्टर विल गो टू द कस्टमर और ये पूरे के पूरे 1 लाख लेकर आएगा फैक्टर। तो अब फैक्टर को रिसीव हो गए 1 लाख, फैक्टर गया था, फैक्टर ने अब इसमें से अपने पैसे काट लिए जो उसने मुझे पहले दे दिए थे। कितने दे दिए थे? 70,000। अब बचे कितने? 30,000। 30,000 मेरे पास पहुंच जाएंगे और 30,000 में से मान लो जितनी भी इसकी कमीशन है वो कमीशन इसमें से काट लेते हैं, सपोज 2,000, रफली आइडिया, पता नहीं कितनी हो। तो अब मेरे पास कितने आ जाएंगे? 28,000। तो ये फैक्टर ऐसे काम करता है। इसी सर्विसेज को बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज। समझ आ गया आपको? बिजनेस रन कर रहे हैं, कस्टमर है, फैक्टर पॉइंट कर लिया, वो कस्टमर से जाएगा, पैसे ले आएगा, हमने उसका 70% कुछ रख लिया अपने पास, बाकी का 30% जब वो रिकवर करेगा तो दे देगा, हमारा भी काम आगे इन्वेस्टमेंट में आ जाए। तो इस तरीके से ये भी एक तरह की सर्विसेज होती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं फैक्टर्स जो होते हैं। NBFC फैक्टर इज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? फैक्टरिंग में। फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं फैक्टरिंग बिजनेस में कम से कम कितने होने चाहिए? 50%। टोटल एसेट्स के कितने? 50%। और जो भी इनकम डिराइव होती है फैक्टरिंग बिजनेस से वो 50% ग्रॉस इनकम की कम से कम, इट शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, कम से कम 50% होनी चाहिए ग्रॉस इनकम। मेजर इसमें मुझे आपको फैक्टरिंग का ही मतलब समझाता है। होप फैक्टर इज क्लियर। एक तरह से एजेंट ही होता है जो हमें पैसे कलेक्ट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। मॉर्गेज गारंटी कंपनी, अब देखिए गारंटी देती है। MGC जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी बिजनेस। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि मॉर्गेज बिजनेस में इन्वॉल्व है। 90% जो है उसका बिजनेस किससे रिलेटेड है? मॉर्गेज से, ठीक है। और ये जो मॉर्गेज बिजनेस है इस केस में इनके नेट ओन फंड होने चाहिए 100 करोड़। बच्चे कितने होने चाहिए? 100 करोड़। दोबारा बोलो, मॉर्गेज गारंटी कंपनी जो है इसमें 90% जो है वो किस तरह के बिजनेस इन्वॉल्व है? मॉर्गेज गारंटी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और इन लोगों की नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 100 करोड़। सफिशिएंट है इतना ही। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास NBFC जो कि है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। दोबारा, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं ना बच्चे, प्रमोटर्स या प्रमोटर के ग्रुप्स होते हैं, उनको ना परमिशन मिल जाती है ताकि वो एक न्यू बैंक सेटअप कर सके। क्या सेटअप कर सके? न्यू बैंक। ये एक होली ओन्ड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है जो कि एक बैंक की तरह खुद को होल्ड कर सकता है और तरह तरह की क्या प्रोवाइड कर सकता है? फाइनेंशियल सर्विसेज। बट हाँ जी, ये कौन रेगुलेट करेगा इसको? RBI। और वो उनकी परमिशन के अकॉर्डिंगली ही काम करता है। तो NBFC जो नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है वो बैंक की तरह रोल प्ले करती हैं, RBI से गाइडलाइंस बनाते हैं। बट यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी फॉल्स क्लेम करते हो RBI से तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर पैनल एक्शन लिया जाएगा और IPC के अंदर आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक और पुलिस को हैंड ओवर कर दी जाती है। आप कर सकते हो नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी विच विल होल्ड द बैंक एज वेल एज अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रेगुलेटेड बाय द RBI। होली ओन्ड होते हैं जो कि किसको होल्ड करती हैं? बैंक को होल्ड करती हैं और साथ ही साथ बाकी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज को भी होल्ड करती हैं। उतनी एक्सटेंड तक ही होल्ड कर सकती हैं जितना किसने परमिशन दी है? RBI ने, ये रेगुलेटरी बॉडी। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो इलीगल है और उनके अकॉर्डिंगली पैनल एक्शन लिया जाता है। तो ये 10 तरह की थी। कभी हम मॉर्गेज गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी हम सिर्फ लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दे रहे हैं, कभी हम एसेट को फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी हम कोर इन्वेस्टमेंट में डील कर रहे हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFCs। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में ना हम पेंशन प्लान्स के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर। डू लर्न कौन से मैंने एक्ट्स के बारे में आपको बताया, किसके अंदर RBI के कौन कौन से चैप्टर के अंदर ये कवर होता है। वी विल कवर द पेंशन प्लान
in the next lecture. Okay, thank you.